नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस की 2011 से 2020 तक आए हुए कंप्लीट सीएसआईआर नेट में आए हुए क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की सीरीज चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। आज से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो 2011 टू 2020 तक हम इस सीरीज को लेकर के चलेंगे। स्टार्टिंग हम 2011 के आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन 41 से कर रहे हैं। इसमें सीरीज में हम केवल डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेकर के चल रहे हैं। नेक्स्ट जो सीरीज लेकर के आएंगे उसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन होंगे वो लेकर के चलेंगे और हमारे पार्ट सी का लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट बी के क्वेश्चन 41 से, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। ये है लेट p बी ए पॉलिनोमियल। ओके, हमें p एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ऑफ डिग्री n। किस डिग्री का? n डिग्री का। विथ ये जो n है ये 2 या 2 से ग्रेटर देन हो सकती है। देन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम u डैश t इक्वल्स टू p u ऑफ t u ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 हैज ऑलवेज। इसके हमेशा ये 4 ऑप्शन है हमारे पास में। ए यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन R के अंदर n डिस्टिंक्ट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन इन इंटरवल कंटेनिंग 0 जिस इंटरवल में कंटेन करता है p में उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इन एन इंटरवल कंटेनिंग 0, कि जिस इंटरवल में 0 कंटेन कर रहा है उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसे हम एक एग्जांपल्स की हेल्प से डिस्कार्ड करेंगे जो ऑप्शन रॉन्ग होंगे। तो हमने क्या किया, हमें क्या दिया हुआ है n का मान 2 या 2 से ग्रेटर देन, तो हमने क्यों ना n का मान 2 लिया और एक पॉलिनोमियल लिया, सबसे सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल 2 डिग्री का। और 2 डिग्री का सबसे सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल क्या लिया हमने? x स्क्वायर। ओके, हमने क्या ले लिया? हमने p ऑफ x माना x स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में ये जो p u ऑफ t होगा ये क्या बन जाएगा? देखो x है तो x स्क्वायर है, तो u ऑफ t की वैल्यू क्या बनेगी? u ऑफ t का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा? u ऑफ t का होल स्क्वायर, या इसे हम u स्क्वायर t भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम इस इक्वेशंस में इस वैल्यू को पुट करें तो ये इक्वेशन हमें दी हुई है u डैश t इक्वल्स टू p u ऑफ t का मान क्या है? u स्क्वायर t। ओके, इसे हम सॉल्व करें तो ये क्या है हमारे पास में? d u ऑफ t अपॉन में u स्क्वायर t इक्वल्स टू ये क्या है? t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dt। तो इसे हम लिख सकते हैं du अपॉन में u स्क्वायर इक्वल्स टू dt। अब ये हमारे पास में u एक फंक्शन है हमारे पास, तो इसे सोल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने इसे एक अलग फंक्शन यदि हम माने u, यदि हमने एक अलग फंक्शन v मान लिया तो du क्या बनेगा हमारा? dv। ओके, तो हमने क्या किया, जैसे हम इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये हमारा u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन x स्क्वायर का क्या बनेगा हमारा? माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशंस किया तो माइनस का 1 अपॉन में u इक्वल्स टू इस dt का बनेगा t प्लस एक कांस्टेंट लिख दिया हमने c। ओके, ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब यहाँ हमें जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है u ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, तो ये यदि हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करें, u क्या है हमारा? u ऑफ t का मान। तो जैसे हमने t का मान 0 रखा, t का मान 0 तो u का मान 1, तो ये बना माइनस का 1 बाई 1 इक्वल्स टू 0 प्लस c, इंप्लाइज करके c का मान क्या आ गया हमारा? -1। ये वैल्यू हम यहाँ रखें तो -1 अपॉन में u ऑफ t इक्वल्स टू t
c का मान -1, हमने क्या किया, माइनस से मल्टीपल कर दिया तो 1 अपॉन में u ऑफ t इक्वल्स टू 1 माइनस t। यहां से u ऑफ t का हम मान निकालें तो हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन 1 माइनस t। अब ये क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। अब हम उसमें ऑप्शंस पे चलते हैं। ए यूनिक सॉल्यूशन इन आर, देखो यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है तो एक फिक्स मान है, तो यूनिक सॉल्यूशन है हमारा ए यूनिक सॉल्यूशन इन आर। यहां हमें क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, लेकिन यदि हम t का मान 1 लें, t का मान 1 जो कि r में बिलोंग्स कर रहा है, तो हमारे पास u ऑफ t का मान क्या है, इंफिनिटी, जो कि एक सॉल्यूशन ही नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन r, तो यहां हम n नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां हमने n का मान 2 लिया, तो यहां 2 सॉल्यूशन आने चाहिए थे, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। दैट मींस ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। नो सॉल्यूशन इन एनी इंटरवल कंटेनिंग 0 फॉर p, तो जिस इंटरवल में 0 बिलोंग्स कर रहा है उसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो यदि हम t का मान यदि हम -1 to 1, ओके, हमने 1 नहीं लिया, हमने ओपन 1 लिया, तो यहां तो इसका मान ये हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है और इसके अंदर 0 भी बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका तो सॉल्यूशन आ रहा है, जबकि ये क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ए यूनिक सॉल्यूशन इन एन इंटरवल कंटेनिंग 0, तो यहां हमने देखा कि इस इंटरवल में 0 कंटेन भी कर रहा है और इसका हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन भी आ रहा है। तो 4 ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का है, क्वेश्चन 42। इसमें दिया हुआ है कंसीडर द ODE, हमें एक ODE दिया हुआ है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन u डबल डैश t प्लस p ऑफ t u डैश t प्लस q ऑफ t u ऑफ t इक्वल्स टू r ऑफ t। और यहाँ ये जो t है ये 0-1 क्लोज इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है। देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस फंक्शन p q एंड r, ये जो p q और r है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसमें, 0-1 में। एंड 2 सॉल्यूशन u1 एंड u2, 2 सॉल्यूशन है u1 एंड u2 ऑफ दिस ODE, इस ODE की ये 2 सॉल्यूशन है, सच दैट द रोस्कियन W ऑफ u1 एंड u2 इज। तो ये यदि रोस्कियन W की प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो यहां से जो W ऑफ t है वो ये हो इस इंटरवल में, ऐसे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो रोस्कियंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि इस इंटरवल में या तो W ऑफ t कंप्लीट 0 बने या एक भी वैल्यू ऐसी नहीं हो जिस पर ये 0 बने, या तो सभी 0 हो या एक भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पर ये 0 बने। तो यहाँ हम यदि t का मान 0 रखते हैं तो रोस्कियन का मान नॉट इक्वल 0 है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ 0 और 1 के बीच में हाफ भी बिलोंग्स करेगा, t इक्वल्स टू हमने क्या रखा 1/2, 1/2 पे ये 0 बन गया, तो t 1/2 ऐसा मान है जिस पर 0 आ रहा है, अदरवाइज नहीं है, तो ये रोस्कियन नहीं हो सकता, क्योंकि या तो सभी 0 होंगे या कोई भी 0 नहीं होगा। अब यहाँ sin 2πt है, तो यदि हम इस t का मान 0 रखते हैं तो 0 आएगा। यदि t का मान हम 1/4 रख दें, t का मान 0 और 1 के बीच में होगा, t का मान 1/4, जैसे ही 1/4 रखेंगे π/2 नॉट 0, इसका मतलब इस पर 0 भी आ गया, नॉट 0 भी आ गया, तो ये भी रोस्कियन नहीं हो सकता। ऐसे ही हम इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, 0 के ऊपर इसका मान 1 आ रहा है, और यदि हम वही वैल्यू हम क्या रख दें, t का मान 1/4 रख दें, 1/4 पे ये cos π/2 बनेगा, π/2 पे इसका मान 0, तो ये भी हमारा रोस्कियन नहीं होगा। यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब आप t का मान कुछ भी रखो ये वैल्यू आएगी, और 1 हमारा नॉट इक्वल 0 है, तो आप कोई भी इंटरवल लो उस इंटरवल में ये नॉट इक्वल 0 ही रहेगा, तो ये हमारा रोस्कियन होगा।
तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 93। लेट y1x एंड y2x फॉर्म ए फंडामेंटल सेट। ओके, हमें y1x और y2x है, ये फंडामेंटल सेट है। सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ये जो टू फंडामेंटल सेट है, डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y by dx square plus p of x dy by dx plus q of x y equals to 0, where x is greater and equal a and less and equal b, where p of x and q of x are continuous in AB। ओके, हमें p and q कैसे दिए हुए हैं, AB में कंटिन्यूअस दिए हुए हैं, and x0 is a point in AB। और ये जो x0 पॉइंट है ये इस ओपन इंटरवल AB में कंटेन्स कर रहा है। देन फर्स्ट ऑप्शन है y1 y2 कैन नॉट हैव ए लोकल मिनिमम एट x0। इसी प्रकार से हमारे पास में ऑप्शंस है। तो यहाँ हम एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, और वो प्रॉपर्टी की क्या कंडीशंस होगी, यदि कोई रोस्कियन y1x y2x इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो ये कंडीशंस कहती है कि y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ओके, तो ये क्या कंडीशंस कहती है, यदि किसी रोस्कियन का मान 0 तो y1 और y2 कैसे होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट सेट होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है रोस्कियन में। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, बोथ y1x एंड y2x कैन नॉट हैव ए लोकल मैक्सिमम एट x0। ये कह रहा है कि y1 और y2 लोकल मैक्सिमम नहीं है x0 पे। हम कॉन्ट्राडिक्ट लेकर के चल रहे हैं। हमने क्या माना, हमने ये माना कि y1 और y2 है ना, ये x0 के ऊपर लोकल मैक्सिमम कंटेन कर रहे हैं। हमने क्या माना, अपोजिट लिया हमने। ऑप्शन फर्स्ट की हम बात करें, हमने माना कि x0 है जो AB में बिलोंग्स कर रहा है, इसके ऊपर ये y1 और y2 दोनों ही लोकल मैक्सिमम है। हम जानते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए उसका डिफरेंशिएशन का मान 0 होना चाहिए। तो जैसे हमने इसको मैक्सिमम बोल रहे हैं लोकल, तो यहां से y1 डैश x0 किस पॉइंट पर माना हमने, x0 पे इसका मान 0 होगा, एंड ये जो y2 डैश x0 है इसका मान 0 होगा। तो जैसे ही हम रोस्कियंस की प्रॉपर्टी लगाए यहाँ, तो रोस्कियन y1 x0 y2 x0 इसका मान क्या होगा, डिटरमिनेंट y1 x0 y2 x0 y1 डैश x0 y2 डैश x0। अब देखो ये y1 डैश 0 y2 डैश 0, तो किसी डिटरमिनेंट की यदि एक रो या एक कॉलम 0 आता है तो उसका मान क्या आता है, 0। इसका मतलब y1 डैश x0 एंड y2 डैश x0 कैसे आगे, लीनियरली डिपेंडेंट सेट आगे। जबकि हमें क्या दिया हुआ है, जबकि हमें ये जो y1 और y2 है ये कैसे है, फंडामेंटल सेट है। तो इसके लिए ये कभी पॉसिबल नहीं है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, यहाँ फंडामेंटल सेट है, तो ये तो एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो y1 और y2 ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, जब x0 के ऊपर ये लोकल मैक्सिमम नहीं होगा। इसका मतलब इस AB के अंदर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर y1 और y2 क्या हो, y1 और y2 हमारे मैक्सिमम हो, लोकल मैक्सिमम हो। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड, बोथ y1 एंड y2 कैन नॉट हैव ए लोकल मिनिमम, ये भी हमारा इसी से क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन का मान 0 होना चाहिए।
तो हमने एक पॉइंट के ऊपर यही कंडीशंस ली, हमने अपोजिट माना और इसके ऊपर भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से ये भी हमारे पास में एलडी आ गए, जबकि कैसे है ये फंडामेंटल सेट है, तो ये भी हमारा ऑप्शन राइट होगा कि दोनों ही हमारे लोकल मिनिमम नहीं होंगे। केस थर्ड की बात कर रहा है, y1x कैन नॉट हैव ए लोकल मैक्सिमम, हमने उल्टा माना कि y1 हमारा कैसा है, लोकल मैक्सिमम है, तो y1 डैश का मान 0 होगा। एंड y2x कैन नॉट हैव लोकल मिनिमम, इसको भी हमने उल्टा माना, तो ये भी हमारा y2 डैश पे 0 होगा। हमने उल्टा माना कि y1 हमारा लोकल मैक्सिमम है, y2 हमारा लोकल मिनिमम है, तब भी हमारे पास में एलडी आएंगे, कॉन्ट्राडिक्ट होगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ऑप्शन 4, बोथ y1 एंड y2 कैन नॉट वेनिश एट x0 सिमुलटेनियसली। अब यदि y1 और y2 एक साथ वेनिश होते हैं, इसका मतलब y1 x 0 इक्वल्स टू 0 और y2 x 0 इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है कि बोथ y1 एंड y2 कैन नॉट वेनिश एट x0 सिमुलटेनियसली, कि y1 और y2 एक साथ x0 के ऊपर वेनिश नहीं हो सकते। वेनिश का मतलब 0 के ऊपर जाए। अब y1 और y2 0 पे बनेगा तो ऊपर वाली रो 0 बन जाएगी, इसका मान 0 आएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, राइट है। तो इसके हमारे सभी ऑप्शन कैसे हैं, राइट आंसर है। तो इसके 1 2 3 4 सभी ऑप्शन हमारे राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन 91 है द ग्रीन फंक्शन। ओके, हमसे ग्रीन फंक्शन से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। जी एक्स जीटा 0, जो x है वो 0 और 0 से ग्रेटर देन है एंड जीटा 1 एंड 1 से लेस देन है ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हमें दी हुई है। इस ये डायरेक्टली इसके बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जो ग्रीन फंक्शन है वो यहाँ जो भी फंक्शन होंगे उनके अंदर ये कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। ओके, ये ऑलवेज होता है, तो ये हमारा एक तरह से याद ही रखना है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि x और जीटा सिमेट्रिक होंगे। कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू g2, और ये x इक्वल्स टू जीटा जो कंडीशन हमें यहाँ दी हुई है उस कंडीशन के ऊपर ये कंटिन्यूअस भी होगा। अब ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 की हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है डेल जी एक्स जीटा अपॉन में डेल एक्स x इक्वल्स टू जीटा प्लस माइनस डेल जी एक्स जीटा अपॉन में डेल एक्स x इक्वल्स टू जीटा माइनस इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन में p नॉट जीटा। ओके, ये जो बात करें हम, ये जो कंडीशन है हमारी, ये p नॉट x, ये p नॉट x और p ऑफ x हमारा क्या होता है, यहाँ जो y डबल डैश है, कहाँ y डबल डैश, इसका जो कोफिशिएंट होता है, y डबल डैश का जो कोफिशिएंट होता है उसका मान होता है। तो y डबल डैश का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ ये जो p0 जीटा है ये भी क्या होगा, हमारा 1 होगा। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1। अब हम ऑप्शंस देखें हमारे पास में, तो यहाँ ये माइनस और इसमें डिफरेंस है, तो यदि हम यहाँ माइनस कॉमन लें तो ये हमारा प्लस का बनेगा, ये हमारा माइनस का बनेगा और ये भी प्लस का बनेगा, जबकि आ क्या रहा है, माइनस का। तो यहाँ हमारे पास में ऑप्शन सही है, ये माइनस का, ये प्लस का, बीच में माइनस और यहाँ पॉजिटिव, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। तो फर्स्ट, सेकंड एंड 4 हमारे इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पार्ट सी का है। क्वेश्चन है फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0, y माइनस पाई इक्वल्स टू y ऑफ पाई एंड y डैश माइनस पाई y डैश पाई, ये हमें कंडीशंस दी हुई है टू ईच आइगन वैल्यूज लैम्डा। ओके, देयर करेस्पॉन्डेंस हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले हम इसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फिर हम इसकी केस की बात करते हैं।
तो यहाँ हमारे पास में लैम्डा के 3 केसेस बनेंगे। हमें क्या इक्वेशंस दी हुई है? हमें इक्वेशंस दी हुई है y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमने इसके 3 केस माने। फर्स्ट केस माना हमने लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये हमने फर्स्ट केस लिया कि इफ लैम्डा इक्वल्स टू 0 देन ये हमारे पास में वैल्यू बनी y डबल डैश x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके y ऑफ x का मान क्या होगा? C1 हमारे पास में 2 जीरोस आएंगे तो C1 प्लस C2x ये हमारे पास में y ऑफ x की वैल्यू आएगी। अब हमें जो कंडीशंस दी हुई है वो ये कंडीशन है, तो हमें डैश भी दिया हुआ है तो हमने इसका डिफरेंशिएशन भी किया तो हमारे पास C2 वैल्यू आई। अब यहाँ हम कंडीशंस रखें। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास y ऑफ माइनस पाई, तो y ऑफ माइनस पाई इक्वल्स टू है y ऑफ पाई इंप्लाइज करके जैसे हम यहाँ माइनस पाई रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी C1 माइनस C2 पाई इक्वल्स टू पाई रखेंगे तो C1 प्लस C2 पाई इंप्लाइज करके C1 से C1 हमारा कैंसिल हो जाएगा और C2 हमारा इधर आके ऐड होगा तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी? C2 पाई इक्वल्स टू 0। पाई नॉट इक्वल 0 है इंप्लाइज करके C2 का मान क्या आया? 0। ओके, C2 के लिए हम कंफर्म हो गए कि C2 का मान हमारा 0 है। अब हम C1 के लिए देखते हैं तो इसकी नेक्स्ट कंडीशंस हमने y डैश माइनस पाई इक्वल्स टू y डैश पाई इंप्लाइज करके जैसे हम ये कंडीशंस यहाँ पुट अप करें तो ये क्या है? एक कांस्टेंट है तो इसमें हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो इक्वल आएगी हमारे पास में। तो यहाँ से हमारे पास में कंडीशन आ गई C2 इक्वल्स टू C2। ओके, तो यहाँ से C2 का हमारे पास कोई कंफर्म वैल्यू नहीं आ रही तो ये एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है। तो हमारे पास में इसे हम यदि C2 है हमारे पास में तो यहाँ से हमारे पास में जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना? y ऑफ x इक्वल्स टू C2 का y ऑफ माइनस पाई। तो यहाँ से हमारे पास में जो कंडीशन है C2 इक्वल्स टू C2, C2 का मान हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। क्या? C2 का मान हमने 0 निकाल रखा है। तो यहाँ से हमारे पास C2 का मान तो आ गया बट C1 का हमारे पास कोई मान नहीं है तो y ऑफ x का मान एक C1 आ गया और C1 क्या है? हमारा आर्बिट्रेरी। तो C1 हमारा आर्बिट्रेरी है तो यदि C1 हमारा 0 है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा हमारे पास में ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन के कोई भी आइगन फंक्शन नहीं होते तो यहाँ इसके नो आइगन फंक्शन होंगे। और यदि हमारा C1 नॉट इक्वल 0 है तो ये एक आर्बिट्रेरी है तो जैसे हम मान रखेंगे वैसे इसकी वैल्यूज आएंगे तो इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। तो यदि C1 नॉट इक्वल 0 है तो इसके इनफाइनाइट आइगन फंक्शन होंगे। यदि C1 0 तो नो आइगन फंक्शन, C1 नॉट इक्वल 0 तो इनफाइनाइट आइगन फंक्शन होंगे। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं ओनली 1 2 2 2 तो ना तो कहीं पर 0 है ना ही कहीं इनफाइनाइट है तो ये हमारा इस ऑप्शंस को कोई वैल्यू नहीं है। अब सेकंड हम केस लेकर के चलते हैं। सेकंड केस हम इसका सेकंड केस लिया यदि लैम्डा हमारा ग्रेटर देन 0 हो, लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो इंप्लाइज करके लैम्डा को हमने क्या मान लिया? म्यू स्क्वायर मान लिया। और ये जो म्यू है ये क्या है? नॉट इक्वल 0, क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो हमारे पास में लैम्डा का मान 0 होगा जबकि हमने क्या मानना है? लैम्डा ग्रेटर देन 0। तब हमारे पास क्या कंडीशंस बनेगी? y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके यहाँ से जो y ऑफ x का मान आएगा प्लस है हमारे पास में तो ये हमारा क्या बन जाएगा? y ऑफ x का मान C1 cos म्यू x प्लस C2 sin म्यू x। अब यहाँ हमारे पास में ये कंडीशंस आ गई, इसका हम डिफरेंशिएशन करें। ओके, इस टाइप के जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन हमने बीएससी सेकंड ईयर
प्लेलिस्ट के नाम से डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां हमने जीरो से इसको मॉडरेट लेवल तक के जो भी क्वेश्चन है बेसिक कवर करवा रखा है। यदि किसी स्टूडेंट के इनमें निकालने में डाउट है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं लेक्चर, वहां आपकी बेसिक कवर हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो y ऑफ x की ये वैल्यू है, अब यहाँ हमें डिफरेंशिएशन पे भी मान चाहिए, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो म्यू यहाँ भी आएगा, म्यू यहाँ भी आएगा, तो म्यू हमने कॉमन ले लिया। c1 ये कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा बनेगा माइनस का, तो c1 sin म्यू x और साइन का कोस प्लस का बनेगा c2 cos म्यू x। ओके, ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब हम कंडीशंस लें, y ऑफ माइनस पाई इक्वल्स टू y ऑफ पाई इंप्लाइज करके, जैसे हम यहाँ x की वैल्यू माइनस पाई रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी साइन पाई, साइन माइनस पाई पे तो जीरो बनेगा, इसका मान आएगा c1 कोस माइनस थीटा कोस प्लस थीटा होता है। तो यहाँ माइनस पाई और पाई पे हमारे पास में वैल्यू सेम आएगी, तो ये हमने x का मान माइनस पाई रखा तो ये बना c1 cos म्यू पाई, c1 cos म्यू पाई इक्वल्स टू यहाँ हमने जैसे ही माइनस पाई रखा y और पाई में, तो यहाँ से हमारे पास में कंडीशंस आएंगी c2 म्यू पाई। ओके, हमारे पास में म्यू भी है, तो ये बनेगा हमारे पास में c1 cos म्यू पाई प्लस c2 sin म्यू पाई इक्वल्स टू, यहाँ हमें कोई कंडीशंस नहीं दी हुई कि म्यू एक इंटीजर है, तो यदि नॉन इंटीजर है तो ये नॉट इक्वल भी जीरो होगा। तो यहाँ से हमने जैसे माइनस पाई रखा तो ये तो प्लस का आ गया, ये हमारा माइनस का आ जाएगा। पाई रखेंगे तो पाई के ऊपर ये बनेगा हमारा c1 cos म्यू पाई, ये हमारा बन जाएगा, पाई के ऊपर पॉजिटिव रहेगा तो c2 sin म्यू पाई। ओके, c1 cos म्यू पाई से c1 cos म्यू पाई कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आके ट्वाइस होंगे, तो हमारे पास वैल्यू बनी c2 sin म्यू पाई इक्वल्स टू 0। एक तो हमारे पास में ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हम इसके डिफरेंशिएशन निकालें, तो डिफरेंशिएशन से हमने किया y डैश माइनस पाई इक्वल्स टू y डैश पाई पॉजिटिव, इसके ऊपर इसकी जो कंडीशंस आई हमारी वो डिफरेंशिएशन की हमारी ये है, तो दोनों ही साइड म्यू कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस पाई रखेंगे तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस बनेगा, तो साइन म्यू पाई, यहाँ हम माइनस रखेंगे तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस का c2 cos म्यू पाई इक्वल्स टू, जैसे हम प्लस का पाई रखेंगे तो म्यू से तो म्यू कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ जैसे हम प्लस का पाई रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का साइन म्यू पाई, किसके साथ है ये हमारे पास में c1 के साथ, यहाँ भी हमारे पास में c1 आ गया तो c1 sin म्यू पाई, और यहाँ हमारे पास में इसका मान बन गया, जैसे हम पाई रखेंगे तो ये बनेगा प्लस का c2 cos म्यू पाई। तो हमारे पास में ये कंडीशन आ गई, यहाँ भी c2 से c2 कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस होंगे, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई c1 sin म्यू पाई इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में ये कंडीशन आई, इसे हम इक्वेशन नंबर डाल दें, तो यदि इसे हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डालें तो यदि c1 और c2 हमारे जीरो है, if c1 and c2, if c1 equals to 0 and c2 equals to 0, then इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन के नो आइगन वैल्यूज होंगे, आइगन फंक्शन। ओके, इसका कोई भी आइगन फंक्शन नहीं होगा। और यदि c1 और c2 हमारे नॉट इक्वल 0 है, क्योंकि ये दोनों ही या तो 0 होंगे या दोनों ही नॉन 0 होंगे, साइन म्यू पाई से मल्टीपल में है, तो c2 नॉट इक्वल 0 एंड c1 नॉट इक्वल 0 इंप्लाइज करके साइन म्यू पाई इक्वल्स टू 0 और साइन म्यू पाई इक्वल्स टू 0 है, इंप्लाइज करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन म्यू पाई इक्वल्स टू साइन एन पाई, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास म्यू का मान क्या आएगा n, जो कि क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो
तो ये कंडीशन भी है यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि यदि म्यू हमारा n हो, n का मान 0 1 to n तो तब भी हमारे पास में जीरो वैल्यूज आएंगी। तो उसके अंदर हमारे पास में आइगन फंक्शन होंगे और आइगन फंक्शन हमारे क्या होंगे, यहाँ हम म्यू का मान n रखेंगे, c1 c2 नॉट इक्वल 0 है, तो यहाँ से y और x के हमारे पास में दो आइगन फंक्शन आएंगे। एक तो बनेगा हमारा cos nx और एक बनेगा sin nx। ये दो आइगन फंक्शन हमारे पास में बनेंगे, तो इनके हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम थर्ड केस की ओर बात कर लेते हैं। केस थर्ड, हमने लैम्डा के दो केसेस लिए, अब लैम्डा का थर्ड केस हम लें। तो लैम्डा का थर्ड केस है हमारा थर्ड केस, यदि लैम्डा का मान ग्रेटर की बजाय लेस देन हो तब हमारे पास में y डबल डैश x है, ये हमारे पास में बनेगा। लेस देन है तो इसे हमने क्या मान लिया, माइनस म्यू स्क्वायर और म्यू नॉट इक्वल 0। तो हमारे पास में ये वैल्यू बनेगी माइनस का म्यू स्क्वायर और y इक्वल्स टू 0 और यहाँ से y ऑफ x का मान बनेगा c1 e की पावर म्यू x प्लस c2 e की पावर माइनस म्यू x। अब हम इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि हमें y डैश भी चाहिए, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी, दोनों ही म्यू कॉमन आ जाएंगे हमारे पास में, c1 e की पावर म्यू x माइनस c2 e की पावर माइनस म्यू x। अब यहाँ हम कंडीशंस अप्लाई करें तो y ऑफ माइनस का पाई इक्वल्स टू y ऑफ पाई इंप्लाइज करके जैसे हम कंडीशंस यहाँ लगाएं तो x की वैल्यू हम माइनस पाई रखेंगे, तो ये बनेगा c1 e की पावर माइनस का म्यू पाई प्लस c2 e की पावर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू, अब हम पॉजिटिव पाई रखेंगे तो c1 e की पावर म्यू पाई प्लस c2 e की पावर माइनस का म्यू पाई। ओके, तो c2 अब यहाँ दोनों ही हमारे पास में कैंसिल नहीं होंगे, तो हमने क्या किया, इनको हमने c1 और c2 को एक तरफ किया, या एक काम करें हम माइनस म्यू पाई और प्लस e की पावर म्यू पाई हम कॉमन लें, तो हमने माइनस वाले को एक तरफ और प्लस वाले को एक तरफ किया, तो c1 यहाँ पॉजिटिव है, ये इधर आएगा तो माइनस का c2 e की पावर माइनस म्यू पाई, और इसको हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास में c2 माइनस c1 होगा। हम c1 माइनस c2 लाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा c1 माइनस c2 e की पावर म्यू पाई। ओके, अब c1 माइनस c2 हमारे पास में कॉमन है, c1 माइनस c2, तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू बच गई e की पावर माइनस म्यू पाई, e की पावर माइनस का म्यू पाई माइनस e की पावर म्यू पाई इक्वल्स टू 0। अब ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर ये 0 बन जाए, तो क्या 0 बनेगा हमारे पास में c1 इक्वल्स टू c2। तो यहाँ से हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आई, c1 इक्वल्स टू c2। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लें, ये जो सेकेंड केस हमारे पास में आया, ये लैम्डा इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर के लिए हमारे पास में आया है। अब सेकेंड केस हम लें, यहाँ डिफरेंशिएशन की कंडीशंस लगाएं, तो डिफरेंशिएशन पे ये हमारे पास में वैल्यू है, यहाँ हम लगाएंगे तो वही म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, c1 e की पावर म्यू माइनस का पाई माइनस c2 e की पावर प्लस का म्यू पाई इक्वल्स टू, ये बनेगा c1 e की पावर म्यू पाई माइनस c2 e की पावर माइनस का म्यू पाई। अब वही कंडीशन हम यहाँ भी अप्लाई करें, इनको एक तरफ ले लें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, माइनस का इधर आएगा प्लस का बनेगा, तो c1 प्लस c2 e की पावर माइनस का म्यू पाई। अब हम इसे भी इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस का होगा, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास c1 प्लस c2 e की पावर म्यू पाई बच गया इक्वल्स टू 0। अब वही कंडीशन आ गई हमारे पास में, कॉमन लेंगे तो e की पावर माइनस म्यू पाई और माइनस e की पावर म्यू पाई, तो क्या 0 होंगे नहीं, तो 0 क्या होंगे, c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो c1 का मान क्या आ गया, माइनस c2, c1 का मान माइनस c2 भी है, c1 का मान c2 भी है। ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब c1 c2 हमारे 0 हो। तो यहाँ से भी हमारे पास कोई आइगन वैल्यूज नहीं आई, क्योंकि हमारे पास क्या आया, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया।
अब इस केस में जो हमने सेकंड केस लिया, उस केस में हमारे पास में 2 आइगन फंक्शन आए, किसके ऊपर, म्यू का मान n के ऊपर। क्या फंक्शंस है वो, ये रहा हमारे पास। तो यहां से y ऑफ x के 2 वैल्यूज आए, c1 cos, म्यू का मान है हमारे पास में पाई, तो पाई x प्लस c2 sin पाई x। ओके, ये 2 हमारे पास आइगन फंक्शन आ गए। अब ऑप्शन में है ओनली 1 आइगन फंक्शन, एक आइगन फंक्शन नहीं है। क्यों, हमारे पास 2 आइगन फंक्शन आ रहे हैं, cos पाई x और sin पाई x, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। 2 आइगन फंक्शंस, ओके, ये हमारा राइट आंसर होगा। 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन, cos और sin एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। 2 ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन, ओके, ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन दिया हुआ है, तो हम इसके ऑर्थोगोनल की कंडीशंस को चेक करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशंस हम यहाँ चेक करेंगे। तो ऑर्थोगोनल कंडीशंस हमें क्या दी हुई है, हमें यहाँ देखेंगे लिमिट। तो लिमिट हमें -पाई और पाई पे दी हुई है, तो हमने लिमिट ली -पाई टू पाई। 2 फंक्शन है हमारा cos पाई x, तो हमने क्या ले लिया, am cos, इसको हम mx लें, और ये हमारे पास में an, इसे हम sin nx ले लें। ये जो हमारे पास में म्यू का मान है n है, हमने यहाँ पाई ले लिया, जबकि ये n था हमारे पास, ये dx। ओके, इसका मान यदि 0 आ जाता है तो ये ऑर्थोगोनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब भी ऑर्थोगोनल की हम टेस्ट की बात करें, तो आप ये एक को m ले लो, एक को n ले लो, जो कांस्टेंट है उन कांस्टेंट को भी आप जिसको m ले रहे हो वहां am लिख दो, जिसको n लिख रहे हो उसको an लिख दो, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेन हमारे ये आइगन फंक्शन से होते हैं। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा am an -पाई टू पाई cos mx sin nx dx। ओके, अब यहाँ हम देखें कि ये जो फंक्शन है ना, ये एक ऑड फंक्शन है, लिमिट इसकी -a2 है। यदि हमारे पास -a2a f of x dx होता है, तो हम इन लिमिट्स का ऐड करके यहाँ माइनस करें, तो यदि f of -x का मान f of x आए, तो ये होता है हमारा ऑड फंक्शन। क्या होता है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के ऊपर इसका मान क्या होता है, 0। अब यहाँ देखो cos माइनस थीटा का तो पॉजिटिव होगा, लेकिन sin माइनस थीटा का माइनस sin थीटा होता है, तो ये sin हमारा ऑड फंक्शन है, लिमिट -पाई से पाई है, तो इसका डायरेक्ट मान क्या होगा हमारा, 0। ओके, इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, इसका मान 0 आया, और यही हमें प्रूव करना था कि ये 2 जो हमारे पास आइगन फंक्शन आए, ये कैसे होने चाहिए, ऑर्थोगोनल फंक्शन होने चाहिए, जो कि हमारे आ रहे हैं, इसका मान 0 आ रहा है, दैट मींस ये ऑर्थोगोनल फंक्शन होंगे। तो ये थे हमारे जून 2011 में डिफरेंशियल इक्वेशन में आए हुए क्वेश्चंस। आगे भी हम ऐसे ही सीरीज लेकर के आएंगे। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं रेगुलर बट अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि हम नए नए वीडियो की जैसे ही अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने से वंचित न रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।